जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। खास तौर से ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में पेपर सेकंड, देखिए मुख्य परीक्षा में पेपर सेकंड, इसके अंतर्गत पार्ट बी और यूनिट नंबर जो 4 है, यहाँ आप एक तरीके से एक डेमो के रूप में इसको ले सकते हैं कि समाजशास्त्र के बिंदुओं को, समाजशास्त्र के टॉपिक्स को कैसे हम लोग बहुत कम समय में कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र इतना रोचक और इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा व्यवहारिक है, इतना ज़्यादा स्कोरिंग होता है कि ये यूनिट जो आप लोगों के लिए जोड़ी गई है ना, यहाँ पर चौथी यूनिट भी सोशलॉजी से रिलेटेड है, इसके ऊपर तीसरी यूनिट भी रिलेटेड है, इसके नीचे पाँचवीं यूनिट भी रिलेटेड है। तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग रहने वाली हैं, आपकी मददगार यूनिट्स हैं। लेकिन इनको पढ़ने का एक तरीका होता है ना। मेरा शुरुआत से स्कूल के टाइम से मान के चलिए आप कि मैं 11th से इसी का विद्यार्थी हूँ और इसी में मैंने अपने आगे भी ऑप्शनल के रूप में भी मैंने इसको हमेशा रखा था। तो सोशलॉजी के साथ में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें किताब की आपको इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है ना। आवश्यकता से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ किताब पर ही निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने आसपास के संपूर्ण समाज को ही किताब बना के पढ़ सकते हैं और इसी से आपके तैयारी करने के तरीके में भी रोचकता आने लगेगी और जो पढ़ाई है वो उबाऊ ना होकर के आपके लिए एक मनोरंजन, एक प्रकार का आनंद बन जाएगी। आइए इसी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विवाह के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के विवाह विश्व के विभिन्न समाजों में दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विवाह जो है वो एक प्रकार का सार्वभौमिक घटना है या सार्वभौमिक अवधारणा है। सार्वभौमिक का मतलब ये है कि जब भी हम समाज की बात करते हैं और कभी भी इतिहास के किसी भी चरण को आप उठा के देख लें, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर आप जाकर देख लें, वहाँ पर स्त्री पुरुषों के बीच में स्थायी संबंधों का विकास करने के लिए और परिवार नामक संस्था का विकास करने के लिए विवाह की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। और विवाह के कई प्रकार विभिन्न समाजों में देखने को मिलते हैं, उसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो विवाह के दो बड़े स्वरूप होते हैं, एक होता है एक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाह। अब ध्यान देना है कि जो एक विवाह होता है, नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है। कहीं कहीं इसको डिफाइन किया गया विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से, है ना। जैसे सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह एक समय पर नहीं, सिर्फ जीवन में एक ही बार एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह, इसको भी बहुत सारे विद्वानों ने सिर्फ इसी को एक विवाह माना है। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो कि शादी हुई, पति पत्नी थे और उसमें से अगर मान लो एक की डेथ हो गई तो दूसरा पक्ष दूसरा विवाह कर लेता है। यहाँ कई सारे विद्वानों ने ये कहा कि एक विवाह का अर्थ है कि दूसरा पक्ष फिर कभी विवाह ना करे, सिर्फ जीवन में एक ही बार विवाह करना एक विवाह माना है बहुत सारे विद्वानों ने। उनकी बात करेंगे। बहुविवाह नाम से लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का आपस में विवाह, है ना, जिसमें क्या हो सकता है, एक होता है बहुपत्नी, ये भी इसके कई सारे पार्ट होते हैं बहुविवाह के। बहुपत्नी नाम से लग रहा है कि एक पति कई पत्नियों से विवाह करे या एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे। बहुपति ठीक उसका उल्टा है कि अब की बार यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पत्नी कई पतियों से या कई पुरुषों से विवाह करे। द्विपत्नी, द्विपत्नी का मतलब होता है कि एक पुरुष की दो पत्नियां हों। और समूह विवाह यानी कि कई सारे समाजों में विश्व में ये देखने को मिलता है, लेकिन हालांकि ये रेयरली होता है कि उसमें एक पूरा का पूरा समूह एक दूसरे के साथ में विवाह कर लेता है। तो आइए इनको डिटेल में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, रुचिकर भी है, समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं कि मानव समाज के विकास के साथ साथ विवाह के विभिन्न प्रकारों का भी जन्म हुआ है। पति पत्नी की संख्या के आधार पर, है ना, विवाह को इस प्रकार से रेखांकित हम लोग करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो एक विवाह, है ना। एक विवाह का मतलब क्या होता है, यहाँ सेनोविक करके जो एक विद्वान है, इन्होंने एक विवाह को परिभाषित करते हुए ये बताया कि उस विवाह को एक विवाह कहना चाहिए जिसमें न केवल एक पुरुष की एक पत्नी अथवा एक स्त्री का एक ही पति हो, बल्कि दोनों में से
किसी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा पक्ष विवाह ना करे। कहने का मतलब ये मैंने जो आपको शुरुआत में कहा था, जैसे आप यहाँ पर भगवान राम और सीता का आप देख सकते हैं, है ना। माता सीता ने अपने जो कहना चाहिए कि जो धरती में चली गई थी, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी वहीं पर, लेकिन भगवान राम उसके बाद में भी थे, लेकिन उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया था। तो ये एक उदाहरण के रूप में आप यहाँ समझ सकते हो कि एक विवाह का मतलब होता है कि जीवन भर एक ही जीवन साथी हो, चाहे वो, है ना, कह सकते हो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो होता है इसको एक विवाह माना है, खास करके सेनोविक ने। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह करता है। इसके भी कई रूप पाए जाते हैं भाई, इसके भी कई सारे रूप अलग अलग समाजों में देखने को मिल सकते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। एक रूप वह है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह होता है एवं किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह नहीं हो सकता, इसे एकल विवाह कहते हैं। यानी जो अभी मैंने कहा था कि जीवन भर विवाह ना हो उसको एकल विवाह कह सकते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न आपको 3 अंकों में पूछा जा सकता है कि एकल विवाह की क्या परिभाषा है, कि एक स्त्री पुरुष का विवाह हो जाने के बाद यदि एक पक्ष की मृत्यु भी हो जाए तो दूसरा पक्ष कभी भी विवाह ना करे, इसी को एकल विवाह कहा जाता है। सिर्फ एक बार विवाह करने को ही एकल विवाह के रूप में जानते हैं। एक रूप वो है जिसमें आगे और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं में अधिकांशतः एक विवाह ही होता है। और ये वर्तमान में जो सभ्य समाज है भाई, जो सभ्य समाज व्यवस्था होती है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो सम्मानजनक विवाह माना जाता है वो एक विवाह ही माना जाता है ना। इस विवाह के अंतर्गत पुरुष या नारी के जीवन में एक से अधिक नारी या पुरुष नहीं रह सकता है। धर्म ग्रंथों में भी एक ही पत्नी का उल्लेख है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करता है वो आदर्श पुरुष कहलाता है ना। जैसे कि भगवान राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसी आधार पर कहते हैं कि ये भी एक पक्ष है उनके व्यक्तित्व का, ठीक है, कि उन्होंने जीवन भर केवल माता सीता को ही पत्नी माना है, उनके होने के समय पर भी और उनके ना होने के बाद भी। पत्नी के मृत्यु के पश्चात वह दूसरा विवाह कर सकता है। कुछ जगह पर हिंदुओं में ये भी रहता है ना कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हो या बच्चों की जिम्मेदारियां हो, इसके लिए दूसरा पक्ष दूसरा विवाह, खास करके पति दूसरा विवाह कर सकता है। आइए समझते हैं आगे और चीज़ों को जानते हैं। बहुविवाह, अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट को यदि समझने की कोशिश करें तो जब एकाधिक यानी एक से अधिक पुरुष अथवा स्त्री विवाह के बंधन में बंधते हैं आपस में, एक से अधिक विवाह करे, एक से अधिक स्त्री या पुरुष, उसको क्या कहते हैं, बहुविवाह कहते हैं। इस तरह के विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के फिर भी 4 रूप पाए जाते हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह एवं समूह विवाह। इनको भी हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो आता है विवाह का प्रकार या बहुविवाह का, वो है बहुपति विवाह। नाम से ही लग रहा है, हिंदुओं में बहुपति विवाह का प्रचलन बहुत सीमित क्षेत्रों में मिलता है, विशेष रूप से जनजातीय समाजों में। यह ध्यान देना आपको कि बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनमें ये प्रथा पाई जाती है। इस बात को सामाजिक रूप से स्वीकृति दी गई है कि वहाँ पर एक पत्नी या एक स्त्री कई पतियों से विवाह कर सकती है या कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण इनमें पाया जाने वाला वधू मूल्य की प्रथा भी है। वधू मूल्य क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें थोड़ा सा हम लोग। तो वधू मूल्य का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जनरली जब विवाह होता है तो कुछ नगद या कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो दिए जाते हैं, जो एक सामाजिक बुराई भी है, वो वधू पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दिए जाते हैं, जिसको दहेज कहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ कुछ जनजातीय समाजों में जहाँ लड़कियों की एक तो पुरुषों की तुलना में जो संख्या होती है वो कम होती है विभिन्न कारणों से, और फिर उनके बीच में क्या पाया जाता है, वहाँ वधू मूल्य, यानी कि यहाँ पर वर पक्ष की तरफ से वधू पक्ष को पैसे दिए जाते हैं या वधू के पिता को कुछ धन दिया जाता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि जनजातीय समाजों में एक तो लड़कियों की जनसंख्या कम, दूसरा गरीबी होती है, तो वधू मूल्य की राशि एक व्यक्ति नहीं जुटा पाता। तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति मिल करके वो वधू मूल्य जुटा ले और
कन्या के पिता को दे दें और सब मिल करके एक ही से विवाह कर लें। इस प्रकार की प्रथाएं पाई जाती है ना। आगे देखते हैं कि नायरों में बहुपति विवाह का प्रचलन मिलता है। ये नायर जनजाति है साउथ में, और इस नायर जनजाति में ये वाली प्रथा देखने को मिलती है। डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार खस, देखिए किस किस जनजाति में पाया जाता है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती तो खस, नायर, इरावन, मालाबार के कुर्ग, टोडा और ये टोडा जनजाति है ना, जो अपनी भैंस संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है ना, भैंस संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों ये। इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन व्यापक रूप से देखने को मिलता है, यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्टिन ने मध्य भारत के ओराओं एवं मेन के संथालों में इस प्रथा का प्रचलन बताया है। यानी कि जो मार्टिन एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी ओरांव जनजाति और संथाल जनजाति में भी इस प्रथा का प्रचलन बताया है। ब्राह्मण संस्कृति में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। संशय में कुछ हिंदुओं और विशेषकर जनजातियों में बहुपति विवाह का रिवाज पाया जाता है, जैसे आप लोगों ने महाभारत में भी एक प्रसंग देखा है, किंतु इसका क्षेत्र उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है। बहुपति विवाह के भी दो रूप पाए जाते हैं। अब देखिए, जो बहुपति विवाह यानी कि एक स्त्री के कई पति होते हैं, उसके भी दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है भ्रातृक बहुपति विवाह। नाम से लग रहा, भ्रातृक का मतलब है कि इसमें जितने भी पति होते हैं एक स्त्री के, वो सब आपस में भाई होते हैं, है ना। नाम से ही आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब यह दो या दो से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं, या सबसे बड़ा भाई, देखो, या तो सब मिलकर एक साथ विवाह करें, या फिर कुछ समाजों में ऐसी भी प्रथा होती है कि कोई एक जो सबसे बड़ा भाई है उसका विवाह होता है किसी एक स्त्री के साथ, और वह स्त्री अपने आप बाकी भाइयों की भी पत्नी बन जाती है। ऐसा रिवाज भी कुछ समाजों में होता है। जैसे यहाँ लिखा भी है कि सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है तथा अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं। ये अपनी अपनी प्रथाएं हैं विभिन्न समाजों की। इस तरह के विवाह को भ्रातृक विवाह कहते हैं। इस तरह के विवाह का प्रचलन टोडा, देखिए इनको याद रखना आपको, खस एवं कोटा लोगों में पाया जाता है। ये भी साउथ की जनजातियाँ हैं। इसके अलावा पंजाब के पहाड़ी भागों, लद्दाख, कांगड़ा जिले के स्पीति एवं लाहौल परगनों में भी इस प्रकार की प्रथा यानी भ्रातृक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जानकारी है आप लोगों के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभ्रातृक, नाम से लग रहा है कि अब की बार उस स्त्री के जितने पति हैं वो आपस में भाई नहीं हैं। देखिए, इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। इस तरह के विवाह को अभ्रातृक विवाह कहते हैं। इस तरह के विवाह का प्रचलन टोडा और नायरों में पाया जाता है। यानी टोडा और नायर जनजाति में भ्रातृक और अभ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन, यानी दोनों प्रकार के बहुपति विवाह का प्रचलन इन जनजातियों में देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी होगी। आगे देखते हैं बहुपत्नी विवाह। देखिए, नाम से लग रहा है अब क्या हो रहा है कि एक पति या एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है। बहुपति की अपेक्षा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हिंदुओं में अधिक मिलता है। यानी कि हिंदुओं में ये देखने को मिलता है, खास करके आपने देखा होगा कि राजाओं के समय पर कई राजाओं की जो एक के साथ एक ना होते हुए कई रानियां होती थी। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक इस प्रथा के अनेक प्रमाण मिलते हैं। बहुपत्नीत्व प्रथा विशेष रूप से राजा, महाराजा, सामंत, पुरोहित आदि में अधिक पाई जाती है। विवाह के इस स्वरूप को नियम की अपेक्षा अपवाद मानना अधिक उचित होगा। अब उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में यह प्रथा अधिक पाई जा रही है। यानी कि एक समय था जब उच्च जातियां इस प्रकार के विवाह करती थी, लेकिन आजकल ये नहीं देखने को मिलता है। उच्च जातियों में इस प्रथा को त्याग दिया गया है शिक्षा और सभ्यता के संपर्क में आने के कारण। द्विपत्नी विवाह, नाम से लग रहा है अब एक पुरुष की दो पत्नियां हैं। बहुविवाह का एक रूप द्विपत्नी विवाह भी होता है। इस तरह के विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री के संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। इस तरह के विवाह करने का प्रचलन आर्गेन और एस्किमो जनजातियों में मिलता है। ये बाहर की जनजातियां हैं, है ना। भारत में भी दक्षिण की कुछ जनजातियों में ये प्रथा मिलती है, और ज़्यादातर ये पुत्र की अभिलाषा की वजह से होता है ये, है ना, कि पुत्र संतान हो। इसलिए कई बार परिवार जो है या पहली पत्नी की सहमति से दूसरी पत्नी ले आई जाती है। इसको द्विपत्नी विवाह कहते हैं। अंतिम अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि कौन सा विवाह का इम्पोर्टेंट होता है, तो ये समूह विवाह होता है। देखिए,
है ना, ये भी एक रेयर है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इस विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है एवं समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार एवं विवाह की आरंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसे उद्विकासवादियों का मानना है। इस प्रथा का प्रचलन ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में है, जहाँ पर एक कुल की सभी लड़कियाँ दूसरे कुल की भावी पत्नियाँ समझी जाती हैं। यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया की कुछ समाजों में ऐसा प्रचलन देखने को मिलता है कि एक खानदान में जो भी लड़कियां पैदा होंगी वो दूसरे खानदान के सभी लड़कों की पत्नियां मानी जाएंगी शुरुआत से ही। ये इस तरीके की प्रथा ऑस्ट्रिया के समाज में, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जनजातीय समाजों में देखने को मिलती है। इस संबंध में वेस्टरमार्क का कहना है कि इस तरीके के विवाह भारत, श्रीलंका एवं तिब्बत के बहुपतित्व वाले समाजों में पाए जाते हैं। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में जानने की कोशिश की कि जो समाजशास्त्र का विवाह वाला पोर्शन है उसमें विवाह के कितने प्रकार हैं। एक अन्य वीडियो आपको मेरा मिलेगा यहीं यूट्यूब पे, जिसमें मैंने ये बताया है कि हिंदू समाज में विवाह के कितने प्रकार होते हैं, और वहाँ हम देखते हैं कि 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से 4 सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं और जो 4 होते हैं वो अवैध माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो लेक्चर मिल रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत रोचक है, और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्कोरिंग है। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, अपना ध्यान रखें, लगातार फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।